नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं कि नई सरकार तैयार है, जिम्मेदारी बड़ी है। 5 साल तक सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, वो फैसले लेने की जिम्मेदारी जो देश को विकास की राह पर और आगे ले जाए। जिम्मेदारी युवाओं के सपनों को पंख लगाने की, एक ऐसा भारत बनाने की जिसकी कल्पना आजादी के नायकों ने की थी। लेकिन इस सरकार के सामने चुनौतियां भी बड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो साथियों को साधे रखने की है और फिर इस सरकार को बड़े फैसले भी तो लेने हैं। टू डू की लिस्ट काफी लंबी है, उसमें 2047 तक का प्लान है, लेकिन उससे पहले नजरें सरकार के उस कार्यकाल पर रहेंगी, उन वादों पर रहेंगी जो चुनावी सभाओं के दौरान बड़े बड़े मंच से जनता से किए गए थे। नजरें इस बात पर भी रहेंगी कि मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कैसे फैसले लेती है। उम्मीदें लगाएं तो भारत के मध्यम वर्ग के परिवार भी बैठे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सरकार में जिम्मेदारी बड़ी है और फैसले लेना आसान नहीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार सहयोगियों को साधते हुए कैसे फैसले लेती है। इसलिए आज की चर्चा में जिक्र साथियों का भी होगा, इसके लिहाज से जिक्र वोटों के लिहाज से मिले जनादेश का भी होगा, ताकि समझा जा सके कि आने वाले दिनों में कहां की जनता को कैसी उम्मीदें रहने वाली हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार यहां पर समझाएंगे कि आखिरकार जनादेश किस तरह का रहा। और जनादेश में निश्चित तौर पर जिस तरह से शहरी सीटों का जिक्र करें तो 543 में 90 शहरी सीटें थी, इसमें एनडीए को 39 में जीत मिली। इंडिया खेमे को यहां पर उससे थोड़ी सी ज्यादा जीत मिली थी। ग्रामीण में एनडीए को 125 सीटें मिली। वहीं कृषि प्रधान क्षेत्र में बात करें तो एनडीए को 157, इंडिया को 104 सीटें मिली हैं। वहीं अगर जिक्र हम यहां पर सामान्य सीटों पर करें तो 180 सीटों पर जीत मिली और इसमें एनडीए को 113 सीटें जाती हैं, इंडिया को केवल 65 सीटें मिली। एससी आरक्षित सीटों में 50 थी, जिसमें एनडीए को 27 सीटें मिली और इंडिया खेमे को 22 सीटें मिली। वहीं अगर एसटी आरक्षित सीटों की बात करें 37 थी, इसमें एनडीए को 17 मिली और एनडीए जो इंडिया गुट है उसको 17 मिली। मतलब यहां पर कांटे की टक्कर रही। आदिवासी सीटें 41 थी, एनडीए को 24 सीटें मिल गई और इंडिया खेमे को महज 14 सीटें हाथ लगी। और शहरी सीटों में इंडिया खेमे ने बाजी मारी, 49 सीटें अपने नाम कर ली। तो अगर इस आंकड़े को हम यहां पर देखें तो इससे काफी कुछ समझा जा सकता है और निश्चित तौर पर इसी पर अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही अजीत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे और बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता हैं। अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे एक बार हम यहां पर सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद जिस तरह से अब कैबिनेट में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और इसके बाद अब तस्वीर ये बिल्कुल साफ है कि जो पुराने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे उन पर एक बार फिर से मोदी सरकार ने भरोसा जताया है, उनको फिर से उनके मंत्रालय दिए गए हैं। इस दौरान अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो जिम्मेदारी, जो भरोसा जनता ने आपके ऊपर किया, क्या उस पर बहस इस बार संसद में देखने को मिलेगी या इस बार तमाम उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी जिस पर विपक्ष ज्यादा जोर देगा? सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का 100 दिन का रोड मैप तैयार है। आदरणीय विश्व गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को देश की सेवा करने का मौका दिया है। और मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की शुरू से एक प्रथा और परंपरा रही है कि हम हमारे मतदाताओं को जो आश्वासन देते हैं, अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में जब हम वापस लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं तो हमने क्या काम किया इसका अहवाल देने की बहुत पुरानी परंपरा है। 78 मुद्दे पूरे करने के बाद इस बार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम जनादेश मांगने जनता के सामने गए थे और मुझे ऐसा लगता है जो वादे, जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे विचार परिवार के कार्यकर्ताओं ने, और ये जो संकल्प पत्र बना था, ये कोई हमारी पार्टी के 4 लोग बैठ गए और उन्होंने संकल्प पत्र बनाया, सर, ऐसा नहीं हुआ है। हमने पूरे देश से इसके बारे में लोगों से सुझाव मंगाए थे और पूरी देश की जनता की भावनाओं का प्रतिबिंब हमारे संकल्प पत्र में था। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की, आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकता होगी कि ये लोगों की इस संकल्प पत्र में जो भावनाएं अजीत जी व्यक्त हुई थी, उस भावनाओं को पूरा किया। एक चीज का उत्तर मैं और आपसे यहां पर चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ दूसरे मेहमान भी यहां पर जुड़ेंगे। तो
उस प्रश्न को आपसे पूछना पहले ज्यादा जरूरी है कि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में आपके ऊपर आरोप यह लग रहा है कि भले ही संकल्प पत्र में आप दावा कर रहे हैं कि सभी को बिठाया गया, लेकिन अब यह आरोप लग रहा है कि आपने अपने साथियों की उपेक्षा की है महाराष्ट्र के अंदर। यह आरोप सही है? मैं अभी चंद मिनट पहले मैं एक बैठक से बाहर निकला हूं जहां पर एनसीपी के, शिवसेना के और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे साथी मौजूद थे और हमने बिल्कुल एक वाक्य तात्पर्य कहा है कि किसी के पास कोई नाराजगी नहीं है। देखिए साहब, मैं पूरी देश की जनता को आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति बता दूं। हमारे 130 से अधिक एमएलए होने के बावजूद आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया। एनसीपी हमारे साथ रही। आदरणीय अजीत पवार जी को अर्थ मंत्रालय के साथ साथ कई इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिए गए। राजनीति में टाइमिंग का बड़ा बहुत महत्व होता है। हम सब लोग, ये कोई अकेले एनसीपी, शिवसेना या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कोई अस्तित्व या किसी चीज के कोई नाराजगी की बात है ही नहीं, क्योंकि ये सरकार एनडीए की है, सरकार हमारी है। मुख्यमंत्री शिवसेना के नहीं, वो हमारे हैं। प्रधानमंत्री भाजपा के नहीं, एनडीए के हैं, वो सबके हैं। तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए कि त्याग के आधार पर महाराष्ट्र में महायुति देश में एनडीए के साथ, ये दोनों पार्टियां हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। हाँ। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बर्ताव को अच्छी तरीके से देखा है कि हमने कितना सम्मान हमारे साथियों का किया है। और जब देखिए, जब हम साथ में होते हैं तो कभी देना पड़ता है, कभी लेना पड़ता है। आज आदरणीय अजीत पवार जी बिल्कुल सीधे व्यक्तित्व के इंसान है। जो उनके दिल में होता है वो बोल के, बिल्कुल वो किसी का कोई आगे पीछे नहीं देखते। ठीक है, लगातार एनडीए में देखिए विभागों का बंटवारा हो रहा है। उससे जुड़ा हुआ एक हम बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को पहले बता दें कि मोदी सरकार 3.2 में मंत्रालयों का बंटवारा लगातार जारी है। अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय दिया गया है। राजनाथ सिंह इस बार रक्षा मंत्री बन चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री बनाए गए हैं और एस जयशंकर विदेश मंत्री लगातार बने रहेंगे। इसके साथ ही अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं और हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही खट्टर को शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। यह बड़ा अपडेट आपको बता दें। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास पहले ये विभाग था और शिवराज को पंचायती राज विभाग भी दिया गया। जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। शोभा करंदलाजे को एमएसएमई राज्य मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण फिर से वित्त मंत्री बनाई गई हैं। सरकार ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। तो लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ यहां पर सुधाकर बड़गुजर भी यहां पर जुड़ चुके हैं। शिवसेना उद्धव गुट का यहां पर पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका सुधाकर जी टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ अजीत चौहान जी यहां पर जुड़े हुए हैं। उनका तो ये दावा है कि जो माहौल महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है कि भैया हमारे साथी नाराज हैं, हमारे बीच में तो कोई नाराजगी नहीं है और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से शुरुआत की थी। महाराष्ट्र में 2 सीट उनके 86-87 में थे और भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहब की उंगली पकड़ के बड़ी हुई और वो जो बाला साहब ने बड़ा किया तो सबका लड़का उद्धव जी है। उद्धव जी का घर फोड़ के घर में घुस बनाना कोई बड़ी बात नहीं। ये सत्ता फोड़ कर वो इसलिए किया है। तो पिछले साल में पिछले लोकसभा चुनाव में 23 सीट पे वो भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अपना पुराना राग आलापना बंद करे। मोदी जी की सरकार बनाई, लेकिन अभी तोड़ मोड़ के बनाई है कि देखो क्या होता है। ज्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है और ज्यादा इनका जो हुकुमशाही का जो बर्तावा है वो ज्यादा चलेगा नहीं अभी। लेकिन अजीत जी तो इसी दौरान ये आपसे बोल रहे हैं ना कि ये तो आपका पुराना राग है और इस राग में अब कोई दम नहीं है। अजीत जी बोल रहे हैं पीछे से। कैसे क्या दम नहीं है? भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी हुई।
भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बड़ी हुई और महाराष्ट्र ने ही खत्म किया। अभी देखो महाराष्ट्र में उनके 9 सीट आ गए। देवेंद्र फडणवीस जो चाल चलन है, बर्ताव है, पार्टियां फोड़ना, पार्टियां जोड़ना और उनके घर में घुस के सत्ता बनाना, ये ठीक नहीं। अजीत जी क्या कहेंगे? जाना पड़ा तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। ये लोग बाला साहब के विचारों के विरोध में जाकर हिंदुत्व का खून कर कर उद्धव ठाकरे जी को अगर सत्ता मिलती है, हम तो ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूते। ये लोग जिस हिंदुत्व की बात करते हैं आप, सर मैं अरे अयोध्या में रामलला का ये हुआ, रामलला का स्थापन हो गया। ये कितनी बार भी जीत रहे, इनकी जीत। सुधाकर जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। सुधाकर जी थोड़ी देर रुकिए। सुधाकर जी आ रहा हूँ आपके पास। अयोध्या में रामलला का इतना इवेंट बनाया। हाँ ठीक है, सुधाकर जी अजीत जी को पहले बोलने दीजिए, आ रहा हूँ आपके पास। ये सारे मुद्दे घिसे पिटे मुद्दे लेकर के ये जनता के पास गए थे। इन्होंने मुसलमान समाज को महाराष्ट्र के उकसाने की कोशिश की, इन्होंने मराठाओं को उकसाने की कोशिश की, इन्होंने किसान को उकसाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने जो इवेंट किया रामलला का, उधर का अयोध्या का सीट गिर गया उनका। ये सत्य है और ये बात भी सत्य है कि उद्धव ठाकरे जी अब ना तो शिवसेना का नाम लेने के आधिकारिक है, ना तो हिंदुत्व का नाम लेने के आधिकारिक है। अरे उद्धव ठाकरे का तो पक्ष भी निकल लिया तो भी उद्धव ठाकरे खड़े जरूर मिल सकती है, लेकिन आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेने की योग्यता आज तक उभाटा के लोगों में नहीं है, क्योंकि इन्होंने बाला साहब का हिंदुत्व, जो तेजोमय हिंदुत्व था, इस हिंदुत्व को त्याग करके कांग्रेस के साथ ये लोग चले गए। और ये बात उद्धव ठाकरे का कार्यकर्ताओं को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता थोड़े समय के लिए उद्धव ठाकरे जी को ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में हम जीत गए, विधानसभा में हम जीत जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता के कुछ अलग मुद्दे थे। मराठा आरक्षण से लेकर के कुछ अलग मुद्दे थे, उस पर नाराजगी जताई। ठीक है, एक बार हम बीजेपी के ही, ठीक है, हमारे साथ देखिए यहाँ पर उदय आहेर भी जुड़ गए हैं। एक बात है, अगर हम राग आलाप के रहे तो मुझे लगता है एक जिम्मेदार राजनेता की तरह बात करनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी को। अजीत जी आपके ही सहयोगी उदय आहेर भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत गुट के। उदय जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरह से हमारे साथ सुधाकर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, शिवसेना का यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं उद्धव गुट की तरफ से, इनका ये कहना है कि भैया आप लोग तमाम पुराने मुद्दों को लेकर आए थे, जनता ने आपको नकार दिया है और अब आपके गठबंधन में, एनडीए के दल में कोई भी दम नहीं रह गया, जब विधानसभा चुनाव होंगे तो आप बिल्कुल साफ हो जाएंगे। जनता ने नकार दिया है ऐसा बोलना बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा वो कॉमेडी कर रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तो जनता ने एनडीए का गवर्नमेंट पूरे देश में बना दिया है और ये जो गवर्नमेंट पूरे देश में बना है ये अभी इनसे दिखा नहीं जाता, इसलिए अभी ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद या विश्वास है हमारे पूरे लोगों को, ताकि हमारा वर्धापन दिन था उसमें हम जाके आए अभी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले पूरे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जिला परिषद के, महानगर पालिका के, महानगर निगम के जो भी चुनाव होंगे, उन सब चुनावों में हमारी जो एनडीए की जो महायुति जो है महाराष्ट्र में, वो बहुत ही बड़े वोटों से जीत के आती हुई आपको नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरह से आपका ये दावा बिल्कुल साफ है कि आने वाले चुनाव में हमारे पास तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इनका तो ये कहना है कि आपने जो राष्ट्रीय मुद्दे उठाए वो महाराष्ट्र की जनता ने नकार दी। जैसे इन्होंने रामलला की मंदिर की स्थापना की बात की, इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों की बात की, साथ ही इन्होंने भारत राष्ट्र का भी जिक्र किया। इनका ये कहना है कि भाई इन मुद्दों में जुड़ाव शिवसेना के साथ ज्यादा है जनता का। स्पर्श हुआ है, वहाँ का सीट, अयोध्या का सीट गिरा, रामटेक का गिरा, इधर नासिक का राम का दर्शन हुआ है, वहाँ सीट गिर गए उनके। रामलला का इवेंट किया, अयोध्या का सीट गिर गया। फिर एक हर चुनाव में अलग अलग मुद्दे निकाल के फिर लोगों को भड़का के, लोगों का दिमाग खराब करके, वोटरों में बटोरा करके अपना हेतु साध कर दिए लोग। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर कात्यायन मिश्र भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कात्यायन जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। जिस तरह से तमाम पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खासकर महाराष्ट्र को लेकर भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि पहले सुबह से ही लगातार ये खबरें चल रही थी कि हो सकता है महाराष्ट्र में एनडीए खेमे में बिखराव देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से और साथ ही अजित पवार गुट की तरफ से ये साफ खंडन किया जा रहा है कि हमारा विश्वास अभी भी एनडीए पर ही बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति से एक नई शुरुआत देखने को मिल सकती है,
एक नया सूत्र वहां पर देखने को मिल सकता है, जिससे कि विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट होगा कि जो एनडीए की सरकार है वो कितनी मजबूत है या ये कहीं कहीं पर कमजोर हो सकती है? ये विधानसभा चुनाव ही निर्णय लेंगे कि एनडीए कितना स्थिर सरकार दे पाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब महाराष्ट्र के चुनाव होंगे और कौन किसके साथ उस चुनाव के समय जाएगा ये अभी से कहना बहुत मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे गुट भाजपा के साथ चुनाव लड़े। चुनाव के समय तक क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बता सकता। उस समय किसका गठबंधन किसके साथ होगा। भारतीय राजनीति एक बड़े दिलचस्प दौर से गुजर रही है, जहां भाजपा का सशक्त प्रेजेंटेशन तो भारतीय राजनीति में है, लेकिन वो इस चुनाव के बाद थोड़ी कमजोर पड़ी है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कोई शिवसेना बहुत कंफर्टेबल हो कांग्रेस के साथ या शरद पवार के साथ, उद्धव गुट की शिवसेना, ऐसा नहीं लगता है। जबकि एकनाथ शिंदे की भाजपा, एकनाथ शिंदे का गुट भाजपा के साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, आरामदायक स्थिति में लगता है। लेकिन उद्धव ठाकरे मुझे कभी भी वहां पर सहज महसूस नहीं हुए। तो महाराष्ट्र के चुनाव के समय किसका गठजोड़, किसका गठबंधन किसके साथ होगा ये अभी से बता पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि वो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जो कुछ भी राजनीतिक उथल पुथल हलचल होना है, वो अब उस विधानसभा चुनावों के बाद ही होगी। तब तक ये सब चीजें स्टेबल स्टेडी रहेंगी। अगर हम देखें मंत्रालयों का बंटवारा भी आज लगभग बहुत जैसे सोचा समझा था वैसा ही हुआ है, तो चीजें बहुत स्टेडी रहेंगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक। मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवर्तन तब तक होगा, लेकिन वहां जाकर क्या गठजोड़ बनता है ये अभी से कोई नहीं बता सकता। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर पॉलिटिकल एडिटर अनिल मिश्रा भी मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिल जी, देखिए, तमाम पार्टियों का आपने पक्ष यहाँ पर सुना, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति से कुछ नया देखने को मिल सकता है? हालांकि देखिए, बीजेपी का और इसके साथ ही अजित पवार गुट का तो साफ तौर पर कहना है कि हमारा विश्वास अभी भी एनडीए खेमे में है और हमारे विचार आपस में बहुत ज्यादा मिलते हैं, हम सब कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल आलोक जी, अगर ध्यान दिया जाए तो पिछले साल 2 साल से महाराष्ट्र में जो विध्वंसक एक राजनीति चल रही है, जिस ढंग से विध्वंस करने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो निश्चित है विध्वंस होने के बाद कोई नवनिर्माण सृजन तो होता ही होता है। और वो किस तरह से होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन वहाँ की पार्टियों को जिस ढंग से तोड़ा मरोड़ा गया है और वो अपने को एक स्वार्थपरक राजनीति जिसे कहते हैं, उस राजनीति के तहत सभी पार्टियां आगे बढ़ चली हैं। वहाँ आचार विचार सिद्धांत का कोई मायने नहीं रह गया है और सभी उस सत्ता की कुर्सी की तरफ इस कदर दौड़ लगा रहे हैं कि शायद कौन औंधे मुगरेगा ये विधानसभा चुनाव आते आते पता जरूर चलेगा। लेकिन हाँ, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने में हर पार्टी के अंदर इस कदर उथल पुथल मची है कि उस पार्टी का नेतृत्व करता या उस पार्टी का जो एक वरिष्ठ समूह होता है वो खुद बड़ी व्याकुलता की स्थिति में है। चाहे वो उद्धव ठाकरे का गुट हो शिवसेना, चाहे वो शिंदे गुट हो, चाहे वो अजित पवार का गुट हो, यहां तक कि शरद पवार का गुट भी कहीं न कहीं एक उलझन की स्थिति में गुजर रहा है। कारण कि ये सारी लड़ाई जो चल रही है इसमें कहीं राजनीति जो जनता की है, प्रदेश के हित की है, वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है। यहाँ पर पूरी की पूरी लड़ाई सत्ता की लड़ाई है, सरकार चलाने की लड़ाई चल रही है। उसके कारण चूंकि सारे नेता चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, वो सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की तरह एक आंख उस पर लगाए बैठे हुए हैं कि हमें वो सत्ता की मलाई के करीब किस स्थिति में पहुंचा सकता है। उस प्रक्रिया के तहत पूरी राजनीति वहां जो है बिखर गई है, जिसमें हर नेता हर पार्टी अपने अपने पार्टी को अपने अपने नेता को बचाने में लगा हुआ है, नेता अपने अस्तित्व को बचाने में लगा है और उससे बड़ी बात वो अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है कि आगे वो उसकी क्या स्थिति होने जा रही है, क्योंकि वहां विश्वसनीयता नाम की चीज अब नहीं रह गई है। पार्टी के अंदर एक दूसरे के सहयोगी एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उसका कारण मैंने शुरू में कहा कि जिस ढंग से विध्वंस की राजनीति शुरू हुई, तोड़फोड़ की राजनीति शुरू हुई, किसने किया क्या किया वो अलग बात है, लेकिन पूरा एक अराजकता का राजनीतिकरण हो चुका है वहां पर। और उस अराजकता में अभी
चूंकि लोकसभा का चुनाव हुआ और जिस ढंग से मिला जुला रिजल्ट आया और कहीं ना कहीं एनडीए वहां डाउन दिखी और इंडिया गठबंधन का जोर दिखा, तो उसको देखते हुए भी जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए मलाई खा रहे हैं उनके और उनके अपने सदस्यों के अंदर एक हलचल मची हुई है। वो हलचल आगामी विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने वाले को लेकर साफ शब्दों में मची हुई है और वो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए हर जगह अपनी एक जिसको कहते हैं ना कंफर्ट जोन, उसकी स्थिति तलाशने में लगे हुए हैं। अब वो अभी मुझे लगता है शायद महीने 1.5 महीने लगाएंगे, उन स्थितियों का आकलन करेंगे। केंद्र सरकार की राजनीति किस तरह जा रही है, केंद्र सरकार किस तरह चल रही है, उसमें उसके संगठन का कितना मजबूत पहलू है और उसके साथ विधानसभा में होने वाले जनता की भावनाओं को समझते हुए, लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं अब आगे गठबंधन की जो राजनीति है, अगर एनडीए या इंडी दोनों कहते हैं कि हम बहुत मजबूत स्थिति में, हमारा गठबंधन बहुत सक्षम है और एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तो बिल्कुल ये असत्य साबित होगा और आगे आने वाले समय में अभी बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ सुधाकर जी लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सुधाकर जी, कात्यायन जी का साफ तौर पर एक कहना है कि जिस तरह से इन्होंने देखा पत्रकारिता के दौरान, इनका यह मानना है कि जो आपका गुट है वो कांग्रेस के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप राष्ट्रवाद की बात को लेकर आगे बढ़ते थे, बाला साहब के विचारों को लेकर आप आगे बढ़ते थे, और लेकिन एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं और इनकी विचारधारा आपस में मेल खाती है, इसलिए एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है। ये तोड़फोड़ की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने की, शिवसेना ने कहा कि तोड़फोड़ किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। और बैकफुट पे आज कौन है? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना नहीं। क्योंकि महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ, 41 एमपी उनके थे शिवसेना भाजपा के, आज 16 एमपी हो गए उनके। ये तो नुकसान किसका हुआ? भारतीय जनता पार्टी का होना है ना। तोड़फोड़ का राजकारण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। महाराष्ट्र में जो बैकफुट पे जाना पड़ा, इससे तो उन्होंने आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि क्या नुकसान, किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ। हमारा तो पक्ष भी ले लिया, चिन्ह भी ले लिया और दूसरे को दे दिया। शरद पवार का क्या हुआ? पक्ष भी ले लिया, चिन्ह भी दिया, दूसरे को दे दिया। और तुम्हारे पास तो पक्ष भी नहीं और चिन्ह भी नहीं, तो भी उद्धव ठाकरे आज खड़े हैं। और बीजेपी के साथ, बीजेपी के 9 एमपी आए, शिवसेना उद्धव गठ के 9 एमपी आए। ठीक है, तो अजीत जी बात वही सही है ना। अजीत जी, इनका ये कहना है कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति बीजेपी ने की महाराष्ट्र के अंदर, उसका कहीं ना कहीं नुकसान आपको आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। देखिए साहब, मैं फिर से एक बार कह दूं कि सुधाकर बड़गुजर जी अपनी और अपनी पार्टी की चिंता करें। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सलाह देने की हिमाकत ये ना करें। और मैं इनसे कह दूं कि ये कोई तोड़फोड़ नहीं थी साहब। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग कर ये लोग कांग्रेस के साथ चले गए। वो शिवसैनिकों को बिल्कुल भी नागवारा गुजरा और अपनी नेचुरल अलायंस हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग आ गए। देखिए, पुत्र संपत्ति का, विरासत का हकदार हो सकता है, विचारों का हकदार नहीं हो सकता। इनके नेता उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ जाने की गलती की, इससे नाराज होकर शिवसैनिक, ये लोग शिवसैनिक नहीं है, ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है। इनको अपॉर्चुनिटी थी उस समय सत्ता में जाने की, इसलिए हिंदुत्व छोड़कर वो चले गए। महाराष्ट्र की आज की जमीनी हकीकत ये है, मैं कह दूं, ये दावा कर रहे हैं कि ये जीते। अगर ऐसी जीत है तो ये जीत इनको मुबारक। पाकिस्तान के झंडे लगाकर, हरे झंडे लगाकर बस्तियों में जाकर के इन लोगों को क्या क्या करना पड़ा वो हमने देखा। और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हाँ, हम प्रभु राम के सेवक हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को मानने वाले लोग हैं। अगर सत्ता मिलती भी है इनका जैसे कर करके, तो हमको नहीं चाहिए। और फिर भी मैं आपको बात बता दूं, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शरद पवार जी ने जो चीजें, जिस तरीके से वो संशय निर्माण करने में यशस्वी हो गए, इससे इनको लग रहा है कि हम थोड़ा बहुत जीते। पर मैं ये कह दूं, इससे इनको खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह दूं, आने वाले इलेक्शन में जनता मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शरद पवार जी ने जो मराठाओं के साथ छल किया है, उसको अच्छी तरीके से भली भांति आप लेगी, जान जाएगी। और विधानसभा इलेक्शन में इसी बार लोग ये कह रहे थे कि कुछ चीजें अलग है तो मैंडेट अलग आएगा। पर मोदी जी को लोगों को प्रधानमंत्री देखना था। आदरणीय प्रधानमंत्री तीसरी बार
प्रधानमंत्री बने देश के, 2, 4, 7 और 8 जिनके सांसद चुन के आए हैं, 9 सांसद, वो 241 सांसद आए हुए बीजेपी को ये सिखाने की हिमाकत ना करे, ये अपना देखे। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि शिवसेना प्रमुख वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के विचारों की हत्या करने वालों को तोड़फोड़ की राजनीति पे सवाल पूछने का अधिकार है क्या? जनता ये भूली नहीं है कि ये लोग कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का दामन पकड़कर गोदी में जाकर बैठे। जिस कांग्रेस से बाला साहब ने जिंदगी भर झगड़ा किया, जिन कांग्रेसियों ने बाला साहब ठाकरे को जेल में बंद किया, लानत है ऐसे शिवसैनिकों पर जो कांग्रेस के साथ जाकर के और हरे झंडे लगा करके वोट की भीख मांगते हुए दिखे। महाराष्ट्र में दया आती है। और मैं निंदा करता हूं बाला साहब ठाकरे के विचारों की हत्या करने वाले इन शिवसेना वालों की। ठीक है उदय जी, भारतीय जनता पार्टी को सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सक्षम है। ठीक है उदय जी, आपके पास भी आना एक बार बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी भी पार्टी जिस तरह से शरद पवार को छोड़कर बीजेपी के खेमे में आती है, तो आपके ऊपर भी आरोप ये लगाया जा रहा था कि भाई शरद पवार ने जिस तरह से राजनीति शुरू की महाराष्ट्र के अंदर, आप लोगों ने उसकी हत्या कर दी, आप लोग बीजेपी के साथ जाकर मिले गए, आपने इनको धोखा दे दिया, आपने जोड़ तोड़ की राजनीति कर ली। क्या इन आरोपों में दम है, या जिस तरह से अजीत जी का बार बार कहना है कि भाई हम तो उस तरफ गए हैं, या हमने उन साथियों को अपने साथ शामिल किया है जिनके विचार हमसे मिलते थे? नहीं, एक बात तो ये मैं आपको साफ तौर से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे नेता अजीत दादा पवार साहब यानी कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस जाने की वजह, सबसे बड़ी वजह यह है जो हमारे दादा ने, हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अजीत दादा ने बार बार दोहराई है। वो ये वजह है कि हम विकास के मुद्दे पर मोदी जी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। ये तो बात मैं बिल्कुल ही साफ दिल से आपको बता देना चाहता हूँ। तो जिस तरह से विकास मोदी जी के नेतृत्व में गए 10 सालों में हुआ है, वो विकास महाराष्ट्र में भी बहुत और ज्यादा गति से हो, इसके लिए और हमारे जो एमएलए वगैरह चुन के आए हैं उनके मतदार संघों में भी, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो विकास होना चाहिए। इसके लिए हमारे दादा उनके साथ गए हैं। जोड़ तोड़ की कोई राजनीति नहीं है। मैक्सिमम एमएलए हमारे दादा के साथ आए थे और मैक्सिमम कार्यकर्ता बहुत, मतलब कि पूरे नेशन से, ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र से आए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको ध्यान भी दे दिलाना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में अभी जो हाल ही में इलेक्शंस हुए, उसमें भी हमारे अजीत दादा के नेतृत्व को मान्य करने वाले 3 एमएलए चुन के आए हैं। हमारा एक जो वहां का कैंडिडेट है वो सिर्फ 2 वोटों से आ रहा है, एक 200 वोटों से आ रहा है, और करीबन 9 से 10 जगह पर हमारे कैंडिडेट सेकंड नंबर पर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दादा ने जो निर्णय लिया है, अजीत दादा जी ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय के साथ सिर्फ महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी ही नहीं बल्कि पूरे देश की राष्ट्रवादी बड़े सम्मान के साथ खड़ी है। और जोड़ तोड़ की राजनीति का कोई इसमें मतलब नहीं है। जोड़ तोड़ की राजनीति हम ना कभी करते थे, ना कभी करना चाहेंगे। हमारे नेता अजीत दादा जो है, उनका बहुत बड़ा साफ दिल है। साफ दिलों के नेता करके उनको पूरे देश पे पहचाना जाता है। लोग थोक बोलने के लिए मराठी में बोलते हैं कि लोग थोक बोलने वाला नेता है। जो है मन में वही बोलेंगे, सच्ची बात बोलेंगे, झूठ किसी से बोलते नहीं, किसी को गुमराह करते नहीं, और किसी को तोड़फोड़ की राजनीति में अगर कोई इंटरेस्ट लेता हो तो उसको वो हटाने का काम करते हैं। सुधाकर जी देखिए, जो लगातार प्रश्न ये पूरे दिन आज चर्चा में रहा, और जब से इस बार के लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद से ही लगातार ये प्रश्न बार बार उठता रहा कि भाई कौन किसके साथ चला जाएगा। यहाँ पर तो उदय जी साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि भाई हम तो जिसके साथ हैं हम तो उसके साथ रहेंगे, और हम इसीलिए साथ आए क्योंकि हमारे विचार आपस में मिलते हैं, इसलिए विपक्ष ये ना सोचे कि हम उनके साथ कभी हो जाएंगे। उन्होंने अभी कहा भारतीय जनता पार्टी को सलाह देने की जरूरत नहीं। ठीक है, सलाह देने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस तरह से वो उद्धव ठाकरे पे और बाला साहब के हिंदुत्व पे बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने सत्ता बनाई थी कि नहीं बनाई थी। तो टाइम पे जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ की राजनीति की, और जो मैंडेट मिला था शिवसेना को और भारतीय जनता पार्टी को, जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट पूरा किया नहीं, इसलिए तो सत्ता बदल हो गया ना वहाँ पे महाराष्ट्र में उस टाइम। फिर अभी उन्होंने तोड़ फोड़ के क्या किया, राष्ट्रवादी के साथ खिलाफ तुमने बात की, राष्ट्रवादी को तोड़ा, राष्ट्रवादी के साथ लिया, और राष्ट्रवादी के खिलाफ तो तुमने 50 साल लड़े ना उनके खिलाफ, कांग्रेस के साथ लड़े, फिर उनके साथ ही जाके बैठे ना फिर। तो उसमें क्या मतलब है?
अभी वो भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पे गई और वो बोल रहे हैं सलाह देने की जरूरत नहीं, हमको कुछ सलाह देने की जरूरत नहीं, हम हमारी राजनीति करेंगे, आप अपनी राजनीति करेंगे। विधानसभा चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी दिखने में मिल जाएगा आपको। वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। देखिए, अब हम एक बार थोड़ा सा दूसरे राज्य का भी रुख करते हैं ताकि आप सभी सुन पाएं कि आखिर वहां के राज्य के साथियों के मन में क्या है। हमारे साथ यहां पर मनोज लाल जुड़ गए हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से देखिए, आपके सहयोगी दल की तरफ से हमारे साथ उदय आहिर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत गुट के। इसके साथ ही सुधाकर बड़गुजर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि शिवसेना उद्धव गुट का पक्ष रख रहे हैं। साथ ही मेहमान के तौर पर अजीत चौहान भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष महाराष्ट्र की तरफ से रख रहे हैं। बिहार का जिक्र इसलिए जरूरी है ताकि ये संदेश स्पष्ट हो पाए कि आखिर कौन किसके साथ है। लगातार ये चर्चा हो रही है कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो हो सकता है मंत्रालयों में बंटवारे के बाद कहीं ना कहीं छिटक सकते हैं, क्योंकि नाराजगी सामने आ रही है। बात महाराष्ट्र से शुरू हुई थी और अब बिहार तक बात पहुंचने लगी है। आपको क्या लगता है, जेडीयू अभी भी एनडीए के साथ है या इसमें आगे कुछ बात सामने आ सकती है? देखिए आलोक जी, एक परिवार में कई तरह के लोग रहते हैं और जब लोग रहते हैं तो कुछ न कुछ बात होते ही, और प्रश्न उठता है कि घर करते हैं। और हम लोगों को पूरी तरह से विश्वास है कि घर के मुखिया, चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनके मन में कुछ चाहत रहती ही है। और उसको अब एक फिर के बाद आज मंत्रिमंडल का बैठक हुई है, मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, उसके बाद फिर उसको देख लेंगे। तो जहाँ भी रहेगा तो बर्तन तो ढनढनाएगा ही ना आलोक जी। जैसे शुरुआत में बात आ रही थी कि महत्वपूर्ण मंत्रालय जेडीयू की तरफ से मांगे जा रहे थे, लेकिन जो बड़े मंत्रालय थे उसमें उन तमाम बड़े चेहरों को प्राथमिकता दी गई जो कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। तो क्या इससे किसी तरह की आपकी पार्टी को कोई आपत्ति है या आप चाहते हैं कि नहीं, पहले देश का विकास हो, आपस में विभागों का बंटवारा तो आगे भी होता रहेगा? क्या कहेंगे आप? देखिए, विभाग का बंटवारा करना, मंत्री को शामिल करना, उनको कौन सा विभाग मिलेगा, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। लेकिन हर लोगों की चाहत होती है, छोटे दल हो बड़े दल हो, कि हम अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो हमें बड़ा विभाग मिले। और एक भी देखिए, केंद्र सरकार का कोई भी विभाग छोटा नहीं होता है, विभाग कोई छोटा थोड़े है। उसके बाद मन के अंदर तो जरूर कुछ लोगों की रहती होगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं से भी सरकार के ऊपर कि अब उनको रेल नहीं मिला तो उनको वित्त नहीं मिला, रह चाह रहे थे, तो चाहने से नहीं ना होता है आलोक जी। सभी लोगों से विचार विमर्श करके हुआ होगा। जिस पार्टी के सांसद बने होंगे मंत्री, उस पार्टी के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री जी की बात हुई होगी, उसके बाद ये विभाग आया है। कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई कैबिनेट मंत्री होंगे, उनको संगम प्रभार का मंत्री दे रहे होंगे तो उनकी नाराजगी होगी। लेकिन उनके चीफ भी जो है 2-4 दिन के बाद बैठक में बात करके इस समस्या का निदान कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि शिवसेना उद्धव गुट का यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं। इनका बार बार ये कहना है कि जो इनके साथी हैं वो इस बार इनसे नाराज हैं और जो जोड़ तोड़ की राजनीति एनडीए खेमे में की गई है उसके चलते खामियाजा कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो जाएगा और उसका रिजल्ट आपको सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो क्या विश्वास एनडीए पर अभी भी उतना ही है, क्योंकि इनको तो ये लगता है कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं से टूट फूट हो सकती है? देखिए आलोक जी, महाराष्ट्र का मामला है, शिवसेना के गुट का है, तो उसको अब एकनाथ शिंदे जी देखेंगे कि क्या होता है। दूसरे गुट जो हैं उनका क्या है वो देखेंगे। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उस पर सभी दल आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे ना। तो हमको नहीं लगता है कि इसका कोई मामला बहुत ऊपर तक जाएगा, बहुत जल्दी इसका समापन कर लिया जाएगा। सुधाकर जी, आपने देखिए उदय जी की भी बात सुनी और आपने यहाँ पर मनोज जी की बात सुनी। मनोज जी तो देखिए बिहार का पक्ष यहाँ पर रख रहे थे, उनका ये कहना है कि भैया बिहार में हम अभी भी एनडीए के साथ हैं, किसी तरह की टूट फूट नहीं, कोई नाराजगी नहीं, किसी तरह का कोई वैमनस्य नहीं, राजनीति में हम पहले भी साथ थे, हम अभी भी साथ हैं। और यही बात उदय जी बोल रहे हैं कि भाई कि जब अजीत जी साथ आए तो हम सब कुछ सोच समझ कर आए हैं। देखो, मोदी साहब का सरकार बना, लेकिन उनका 79 सीट 1000
तो से 1,000 वोटों के डिफरेंस से जीती है। और 2,000 वोटों का डिफरेंस जो है वो 165 सीट्सों पे है। तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं। देखो, उनको आत्मपरीक्षण करना जरूरी है कि जिस समय 400 पार का नारा लगाया था तो 240 पे रुके हैं। तो जो साथीदार आपने लिए थे साथ में उनके साथ झगड़ा होना, बिगाड़ होना, उनका पक्ष चुराना, उसका चिन्ह चुराना, तो ये नीतियां जो अवलंबित की है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर वो नहीं करते तो वो निश्चित रूप से 400 पार होते थे। लेकिन वो करने की वजह से सब लोगों के मन में डर पैदा हो गया कि ये लोग राजनीति करते टाइम पार्टियां फोड़ते। पार्टी का रामविलास पासवान का क्या हुआ था, शरद पवार जी का क्या हुआ, उद्धव जी का क्या हुआ, और ममता बनर्जी का क्या हुआ। ये लोगों के मन में डर है। निश्चित रूप से आज की जो सरकार बनी है, 3-4 लोग, अभी नीतीश बाबू भी पहले नाराज थे। नीतीश बाबू तो पहले इंडिया गठबंधन के पहले प्रमुख थे। पहली सभा नीतीश कुमार ने ली थी। तो नीतीश कुमार कितने, चंद्रबाबू नायडू को भी तकलीफ हुई है, वो कितने दिन उनके साथ रहेंगे वो देखना जरूरी है। मनोज जी, किसी तरह की तकलीफ हुई थी क्या नीतीश जी को, क्योंकि ये दावा कर रहे हैं सुधाकर जी? देखिए, एनडीए का पहला मीटिंग तो नीतीश कुमार ने लिया ना। इंडिया आघाड़ी का पहला मीटिंग जो लिया नीतीश कुमार ने लिया था। मनोज जी बोलिए। वो राजनीति में सब चलते रहता है। आज कौन कहाँ है, कल कौन कहाँ है, इसकी कोई गारंटी दे ही नहीं सकती है। राजनीति अब वो नहीं है। अब आप राजनीति खोजिएगा कि मोरारजी देसाई की काल की राजनीति हो, जयप्रकाश की काल की राजनीति हो, राम मनोहर लोहिया के समय की राजनीति हो। अब वो राजनीति अब नहीं रह पाए। तो तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि किसको क्या तकलीफ है, नहीं तकलीफ है। तकलीफ जरूर हुई होगी, इस चीज को हम थोड़े कहीं, लेकिन राष्ट्र के सामने जो है इतना मुझे विश्वास है। मंदिर ताशा के लिए कोई आदमी मंदिर को नहीं तोड़ सकता है आलोक जी। और ये सब चलते रहेगा, ये सब 5 वर्षों तक ही चलते रहेगा। से होगा कल, ये सब सुनने को मिलते रहेगा। ये सब सुनने को हम हो चुके हैं। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। आज के मंत्रिमंडल के बंटवारा के बाद हमें लगता है कि कुछ न कुछ लोगों को चिंता हुई है, थोड़ी से लोग दुखी होंगे, लेकिन कल के बाद फिर बैठेंगे तो सब लोग इसको समाप्त कर लेंगे और इसका असर दूसरे क्षेत्र में नहीं पड़ेगा। हाँ। मनोज लाल जी, इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं, अभी आपने जो बातें कही कि कुछ निश्चित नहीं होता राजनीति में और बदलते रहते हैं लोग, तो मतलब बिहार का चुनाव अगले साल होने वाला है, तब तक शायद आप भी एक बार फिर पलट सकते हैं अपने स्वार्थ में या अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए। देखिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि कौन कब पलटेंगे और कौन कब कहाँ जाएंगे। राजनीति में ये सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो सब आवाम में नंगे हैं। लेकिन की एक विश्वास होती है और उस विश्वास के बल पर लोग जो आज भी ठीक है, मनोज जी की आवाज़ शायद साफ नहीं आ रही। अजीत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजीत जी, जो लगातार सुधाकर जी का ये एक बड़ा आरोप सामने आ रहा है, इनका ये कहना है कि भाई इनके साथियों में कहीं ना कहीं कोई पीड़ा है। वो किस तरह की पीड़ा का जिक्र कर रहे हैं? या कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हैं, इनको लगता है कि नहीं भाई कुछ सीटें हमारी तरफ आई हैं तो इनको लगने लगा है कि हो सकता है साथी नाराज हैं? क्या ये सिर्फ इनका अंदाजा है या वास्तविकता में कुछ सतह में ऐसा चल रहा है? देखिए, मैं महाराष्ट्र से शुरुआत करूंगा और थोड़ा देश तक जाऊंगा। पहले तो सुधाकर जी ने जिस चीज का उल्लेख किया कि जहां जहां से भगवान राम का प्रवास हुआ वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को हार देखनी पड़ी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं ये कह दूं कि किस तरीके से इन्होंने बीच में से राम को छोड़ दिया, इसलिए इनकी मराठी में कहते हैं जिस चीज में कुछ नहीं है उसमें राम नहीं है, तो अब इनके पार्टी में भी कोई दम भी नहीं और राम भी नहीं है। तो दूसरी बात देखिए कि साथी हमारे साथ बिल्कुल खुश है। और मैं आपको ये बात कह दूं कि महायुति की बुनियाद ही एक दूसरे को देने पर
इतनी स्ट्रांगली बनी है भारतीय जनता पार्टी के पास, ज्यादा एमएलए होने के बावजूद हमने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया, सन्माननीय अजीत दादा पवार जी को फाइनेंस मिनिस्टर है वो, और उनके साथ साथ एनसीपी के हमारे साथियों के पास कई बड़े पोर्टफोलियो, और हमें ना कोई मंत्री अलग लगता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एनसीपी के या शिवसेना के किसी भी मंत्री के पास जाए तो उसका बड़ी आसानी से काम होता है। तो कोई ये सरकार हमारी है, हमारा पूरी तरीके से विश्वास है एक दूसरे पर, और देखते ना कुछ दिन में हसीन सपने देखने का काम कुछ लोग कहते हैं, उसको हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी कहते हैं। तो देखिए क्या है कि जमीनी स्तर पे हम बिल्कुल ये चीज मानते हैं, हालांकि वो सही नहीं है। मुंबई में देखिए हमारी सीटें कम आई पर हमारा वोट शेयर 1% से बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में भी सिर्फ 0.5% से हमारे वोट्स कम हुए हैं, जबकि हमने कम जगह पे इस बार इलेक्शन चुनाव लड़ा था। अब देखिए अगर इसको हम सेफोलॉजी के एंगल से लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ 0.5% वोट भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में कमाए हैं। मराठा समाज, जिस समाज से मैं आता हूं, और इन लोगों ने, शरद पवार जी ने बड़ी खूबी के साथ कुछ किया तो नहीं मराठा समाज को, लेकिन एक आंदोलन इस तरीके से मराठा समाज के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इस तरीके का उन्होंने पूरा एक वातावरण उन्होंने तैयार कर दिया। देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई छल की, कपट की, कूटनीति की राजनीति में यशस्वी हो जाते हैं। इनका अपना कुछ है नहीं, इनकी हवा मतलब शरद पवार जी चले तो ये चले, शरद पवार जी बैठ जाए तो ये बैठ जाए। इनके नेता जी में कोई दमखम मुझे तो नजर आता नहीं, ना महाराष्ट्र की जनता को नजर आता है। बस देखिए इस बार क्या था कि कभी कभी समय खराब होता है। 49% वोट शेयर महाराष्ट्र में मराठा समाज ने हमको दिया है, और 6% पिछली बार से इस बार मराठा समाज की भगिनियों का वोटिंग हमारे लिए बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय देवेंद्र जी ने मराठा समाज के लिए जो किया है वो हमारे प्रदेश के लोगों को भली भांति अच्छा पता चला। पर एक अलग ही तरीके की अभद्र युति जो डर पैदा करके कि संविधान बदलेंगे, इस डर से हमारे दलित भाइयों को इन्होंने बहलाया फुसलाया। मराठा समाज को आरक्षण देने के बावजूद भी कुछ लोगों को ऐसा इन्होंने फैला दिया महाराष्ट्र में कि नहीं मराठा समाज से अन्याय इन्हीं के साथ। वैसे देखा जाए तो 50 साल से शरद पवार जी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने मराठा समाज को कभी आरक्षण नहीं दिया, वो दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो कभी कभी क्या होता है कि आप छल से, कपट से कुछ चीजें करने में यशस्वी हो जाते हैं, उस तरीके से ये यशस्वी हुआ है। देखिए इस पूरे इलेक्शन का अगर मैं विश्लेषण करूं तो मात्र 0.5% वोट शेयर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी। सुधाकर जी क्या कहेंगे? सुधाकर जी आरक्षण का देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, कौन सा आरक्षण दिया है? कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं? अगर आरक्षण मिलता तो आज जरांगे पाटिल रास्ते पे आप उपोषण कर रहे हो, अनशन पर बैठे हो, क्यों बैठे? गलत। मैं आपके माध्यम से मैं सुधाकर जी को कह दूं कि 10% मराठा समाज को आरक्षण है, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के एग्जाम में वो आरक्षण लागू है। साथ ही साथ में सारथी राजश्री शाहू महाराज के नाम से जो संस्था बनाई है, करोड़ों रुपए मराठा समाज के लिए योजनाओं में आ रहे हैं, वो हमने दिए। भाई साहब आपकी सरकार आप बैठे हो, 50 साल उस कांग्रेस में कुछ नहीं किया, मतलब मराठा समाज को आरक्षण मिला है, हमारे रिश्तेदारों को भी कुंभी का आरक्षण मिले, इसलिए मनोज जरांगे पाटिल। ठीक है अजीत जी आ रहा हूँ आपके पास। सुधाकर जी बोलिए, सुधाकर जी को बोलने दीजिए, थोड़ी सुधाकर जी को बोलने दीजिए, उनका पक्ष रखने दीजिए। अजीत जी आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिए। अजीत जी थोड़ी देर रुकिए। अजीत जी आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिए। सुधाकर जी बोलिए। कुंभी का आरक्षण तो 100 साल से मिल रहा है, जिसके पास कुंभी का सर्टिफिकेट है उसको आरक्षण नहीं मिल रहा, ओबीसी में है बहुत सारे लोग हैं। और ये बोल रहे हैं कि हमने मराठा समाज को आरक्षण दिया, कौन सा आरक्षण दिया? कोई आरक्षण नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब आरक्षण भी इस बार मुद्दा होने वाला है। उदय जी, जिस तरह से आरक्षण का जिक्र हुआ है, क्या आपकी पार्टी एनडीए खेमे में आरक्षण के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से सहमत है, संतुष्ट है, या आपको लगता है कि एनडीए खेमे में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी? नहीं, मैं तो एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस मराठा आरक्षण के बारे में अभी अजीत जी ने बात कही, वो बात बिल्कुल सही है। मैं मराठा आरक्षण के जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों से पिछले तकरीबन 22 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जो मराठा आरक्षण मराठाओं को मिलना चाहिए था, वो आरक्षण पहले देवेंद्र जी ने दिया था जब वो सीएम थे। उसके बाद वो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा खारिज हो गया,
उसके बाद में अभी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने आरक्षण दिया है। 10% आरक्षण मराठों को दिया गया है। तो सुधाकर जी बात कर रहे हैं कि मराठा आरक्षण के लिए जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे हुए हैं, तो मैं ये बात साफ करना चाहता हूं जो अजीत जी ने भी कही है कि वो ये बात है कि सगे सोयरों को, मतलब क्या है कि जो रिश्तेदार है उनको भी ओबीसी में आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी में आरक्षण देने के लिए सरकार ने जो भी कुछ वादे किए हैं वो वादों को पूरा करने के लिए सरकार निश्चित रूप से आगे कोशिश जरूर करेगी। लेकिन जो आरक्षण अभी मिला है और सारथी के माध्यम से जो भी मराठों को बहुत कुछ बातें मिली है, तो जो स्टूडेंट्स को बातें मिली है वो बातों भी उनको भी हमको उस पर भी गौर करना चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अनशन पर किसी को बिठा दिया और बोलते हैं कि अनशन पर बैठ गए, अनशन पर बैठ गए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। मतलब इसकी काट आपने महाराष्ट्र में पहले से ही सोच रखी है और इसके उत्तर भी आपके पास हैं कि जनता को जाकर आखिर क्या बताना है। हमारे साथ कात्यायन मिश्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, आपने शिवसेना का पक्ष भी सुना, आपने इसमें एनसीपी का पक्ष भी सुना, आपने बीजेपी का भी पक्ष सुना। अब आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो लगातार बिलगाव की, अलगाव की एक बात सुबह से चल रही थी, लगातार सुर्खियों में था कि भाई कुछ नेता नाराज हो गए हैं, क्या ये एनडीए के लिए शुभ संकेत है? क्योंकि देखिए, मनोज जी से भी हमने बात की जो कि जेडीयू का पक्ष रख रहे हैं, उनका कहना है कि भाई हमारा विश्वास तो एनडीए पर कायम है। जिस तरह से अजीत गुट का साफ तौर पर कहना है कि हमारा विश्वास अभी भी बीजेपी पर कायम है, एनडीए पर कायम है। तो क्या ये शुभ संकेत माना जा सकता है एनडीए के लिए कि आने वाली सरकार के लिए ये एक अच्छा, एक पॉजिटिव सिंबल माना जा सकता है? इसमें तो कोई शक है ही नहीं है कि जो जनता दल है और अजित पवार का गुट, वो पूरी तरह से आज की तारीख में भाजपा के साथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने मना कर दिया हो कि हम कोई कारण से नाराज हैं। आज ये बात है कि प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हम नाराज हैं, हमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था, ये हमारा डिमोशन। लेकिन ठीक है, फिर भी उन्होंने ये बार बार कहा है कि हम पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं और गठबंधन से बाहर नहीं है। ऐसा ही जेडीयू भी बार बार कह रही है कि मंत्रालयों में थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन हम पूरी तरह से भाजपा के साथ। उन्होंने मना नहीं किया। तो इसलिए ये सारे संकेत एनडीए के लिए शुभ है। और जैसा मैंने कहा कि ये सब कुछ राजनीति में तो उथल पुथल होगी, होगा, ये सब कुछ होगा विधानसभा चुनाव के बाद, तब तक ये स्थिति स्टेबल रहेगी। और मेरा मानना है, मेरा स्पष्ट मानना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय नए गठबंधन बनेंगे। मुझे लगता है भाजपा के साथ शिवसेना उद्धव गुट भी आएगा और अजीत पवार का कांग्रेस के साथ आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये विधानसभा के चुनाव के समय ऐसा होने की प्रबल संभावना है। वो इसलिए है मेरे हिसाब से क्योंकि विचारधारा के रूप में देखें तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे उधर असहज है और अजीत पवार का गुट इस तरफ असहज है। इसलिए महाराष्ट्र चुनाव में ध्रुवीकरण नए सिरे से होगा, ऐसा मेरा मानना है। शिवसेना पूरी तरह से भाजपा के साथ रहेगी, क्योंकि देखिए शिवसेना और भाजपा के अलग अलग होने से दोनों दलों को बेहद नुकसान हुआ है। जो 48 में से 41-42 सीटें जीत सकते थे भाजपा और शिवसेना साथ में, वो दोनों मिलाकर आज 20-22 के आसपास है। कांग्रेस, एनसीपी, ये सब मिला जुला कर इन्होंने एक बड़ा डेट मारा है भाजपा और शिवसेना कंबाइंड के ऊपर। तो दोनों को धीरे धीरे ये एहसास होना, चाहे उद्धव ठाकरे का गुट हो और चाहे भाजपा हो, कि मिलने में ही भलाई है। और विचारधारा से भी दोनों एक दूसरे के प्रति नजदीक है। माननीय बाला साहब ठाकरे की विचारधारा जो थी वो भाजपा के नजदीक थी, कांग्रेस और एनसीपी के नजदीक कतई नहीं थी। इसी तरह से अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी का, मुझे लगता है विचारधारा के मुद्दे वो कांग्रेस के। ठीक है, ध्रुवीकरण होगा महाराष्ट्र। हाँ, मतलब हर किसी के झोले में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। अजीत जी, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी आपसे मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा और आपसे ये बात यहाँ पर जानना चाहूँगा कि क्या ऑल इज वेल की स्थिति है और संसद में इस बार जब आर पार की स्थिति होगी तो आपने हर एक मुद्दे पर जवाब अपना सेट कर रखा है? छोटा सा उत्तर। अजीत जी जी, जब इस बार संसद में आर पार की स्थिति होगी तो क्या आपकी तरफ से हर एक प्रश्न का उत्तर तैयार कर लिया गया? बिल्कुल छोटा सा उत्तर चाहूंगा। मैं ये आपसे कहता हूं कि हमारा 100 दिन का रोड मैप तैयार है और हर चीज में भारतीय जनता पार्टी का विचार बड़ा सुस्पष्ट होता है। अभी हम एनडीए में है और
जो वादे हमने मतदाताओं के साथ किए थे उनको पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। और 100 दिन का रोड मैप, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को कहा था, वैसा ही होगा। हमारी विदेश नीति वैसी होगी, हमारा होम अफेयर्स वैसे ही काम करेगा, हमारे सारे विभागों की मोदी 3 सरकार की दिशा बिल्कुल वैसी होगी जैसे 2014 से चल रही है। ठीक है। अब अंत में अनिल जी, आपकी संपादकीय टिप्पणी बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी मेहमानों को आपने ध्यान से सुना, आपने बीजेपी का पक्ष भी जाना, आपने अजीत गुट का भी पक्ष जाना, उद्धव गुट का मन भी आपने भांपा, और साथ ही मनोज जी ने भी जिस तरह से अपनी बात रखी आपने उसको भी सुना, और कात्यानंद जी की भी बात को आपने ध्यान से सुना। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले परिदृश्य में एक मजबूत सरकार के सामने एक जब मजबूत विपक्ष होगा तो ये लोकतंत्र में किस तरह की नई तस्वीर देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही क्या जो पिछले मुद्दे थे वो मुद्दे पीछे छूट जाएंगे, विकास पर ज्यादा बहस होगी, या इस बार जाति समीकरणों पर ही चर्चा होती रह जाएगी? नहीं आलोक जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन एक चीज मुझे थोड़ा डिफर लग रही है कि मजबूत विपक्ष तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार मजबूत होगी, क्योंकि मजबूत सरकार 2014 में थी, मजबूत सरकार 2019 में थी। शिंदे हो या प्रफुल्ल पटेल हो, 2014 का मंत्रिमंडल का गठन हुआ या 2019 का हुआ, किसी ने चीं भी आवाज नहीं निकाली थी। किसी को कुछ मिला था तो, नहीं मिला था तो उसको चरणामृत की तरह स्वीकार किया गया था। लेकिन देखिए, अभी कल केवल मंत्री पद की शपथ हुई, उसके पहले ही प्रफुल्ल पटेल का बयान दे देना, आज शिंदे की नाराजगी जता देना, और कहीं न कहीं जेडीयू से अंदर खाने में इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि वो मंत्रालय को लेकर नाराजगी है। तो अभी तो मंत्रालय का केवल शपथ हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले जाके बंटवारा हुआ है। आज से 8, 9, 10 दिन बाद सत्र की शुरुआत होने वाली है, लोकसभा अध्यक्ष पद चुना जाना है। अभी आप देखिए, इस राजनीतिक जो एक पटल है उसमें अभी बहुत से रोड़े आएंगे, अभी बहुत बैरियर आएगा इस सरकार को कदम आगे बढ़ाने के लिए। तो सरकार की कहीं न कहीं इस बार कमजोरी है जिसको उसे साधना पड़ेगा। विपक्ष पूरी मजबूती से खड़ा होकर सरकार को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पूरा प्रयास करेगा, और उसमें इस बार उसकी ताकत ज्यादा दिखाई पड़ेगी, बशर्ते कि विपक्ष सत्ता पक्ष कहीं न कहीं फूंक फूंक कर और बड़े सधे कदमों से चलने की कोशिश करेगा। देखना है कि आगे दोनों पक्षों में किस तरह का तालमेल होता है, विकास की बात होती है या जात पर राजनीति आके रुक जाती है, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि सदन में टकराहट और सदन के बाहर विरोध के स्वर, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, उसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। आप सभी ने तमाम मुद्दों को स्पष्ट भी किया। तो इस बार अगर कोई पेंच कहीं पर आकर फंसने वाला है अगले 5 सालों में, तो साथियों पर आकर फंसेगा। साथियों पर इस लिहाज से आकर फंसेगा कि अगर इंडिया खेमे के साथी भी उनके साथी न रह जाएं तो फिर तस्वीर कैसी होगी, और अगर सत्ता पक्ष के कुछ मित्र शत्रु बन जाए तो फिर तस्वीर कैसी होगी। निश्चित तौर पर इस बार जो भी सत्र होने वाले हैं संसद के, वो हंगामेदार होने वाले हैं, शोर शराबे से भरे हुए होंगे, लेकिन उसमें जनता के मुद्दे कहीं दब न जाएं, इसका ध्यान सत्ता पक्ष और विपक्ष को रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।